हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सबऑर्डिनेट कोड्स वाले डिस्कशन को, और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे फैमिली कोड्स के बारे में। फैमिली कोड्स को जो सेटअप करा गया था वो उसके लिए एक एक्ट आया था। एंड अगर आप ये ईयर देखो ध्यान से तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के टाइम पर ये एक्ट आया था, फैमिली कोड्स एक्ट ऑफ 1984। ठीक है, इस एक्ट के तहत हमारे देश में फैमिली कोड्स जो थे वो इस्टेब्लिश करे गए, इस व्यू के साथ विद अ व्यू टू प्रमोट कंसिलिएशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जल्दी से डिस्प्यूट सॉल्व हो सके। दो चीज़ों से रिलेटेड मेनली जब इसको सेटअप करा गया था तो दो पर्पस थे उसके, मैरिज पर्पस, दूसरा फैमिली अफेयर्स। ये दो एरेनास के अंदर, एरियाज़ के अंदर जो मुद्दे हैं कोई भी आए तो लोगों को जो नॉर्मल जुडिशरी है वहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो ऑलरेडी बर्डनड है। अब ये जो मुद्दे हैं ये रोज़मर्रा के जीवन के मुद्दे हैं लोगों के, इसके लिए एक अलग से कोर्ट होना चाहिए था, ऐसा रियलाइज़ हुआ सरकार को उस ज़माने में। एंड क्योंकि ये जो दोनों मुद्दे हैं फैमिली अफेयर्स और मैरिज, अल्टीमेटली इट कम्स टू फैमिली ओनली, तो इसके लिए फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश करेंगे। अगर हम रीजंस की गहराई में जाएं तो देर आर वेरियस रीजंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट फैमिली कोर्ट्स। यानी कि बात ये है ना कि जब लोक अदालत वगैरह चल रही है श्रेया, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, तो फिर ये जो टर्म लिखा हुआ ना यहाँ पर कि सेपरेट फैमिली कोर्ट फिर एस्टैब्लिश क्यों करेंगे, लोक अदालत में जाकर सॉल्व कर लो ये सब। हमने पढ़ा था ना, बात तो वहाँ पर वो भी आती है कि मैरिज वगैरह और उन सब की, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है देखते हैं। बड़े सारे जो एसोसिएशंस हैं शैली, औरतों के, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडिविजुअल्स के, इन्होंने टाइम टू टाइम ये दरख्वास्त करी सरकार से कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका नाम फैमिली कोर्ट्स हो, सेटअप करा जाना चाहिए इसको फैमिली डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए, जहाँ पर मेन एम्फेसिस इस बात के ऊपर होना चाहिए दैट देयर शुड बी कंसिलिएशन एंड अचीविंग सोशली डिज़ायरेबल रिजल्ट्स। सोशली डिज़ायरेबल रिजल्ट्स का बेसिकली ये मतलब होता है, देखो जब भी कोई शादी वगैरह या फिर घरेलू कोई भी ऐसी ऊंच नीच अगर कहीं पर भी होती है तो उससे आप जानते हो कि समाज के अंदर ना एक आइडेंटिटी भी ख़राब होती है पर्सन की। तू मैं को डेली का लोग सुनते हैं, गली वाले फिर ये बोलते हैं इस परिवार का तो रोज़ का ये ड्रामा है, रोज़ की ये नौटंकी है, ठीक है, इनके घर क्या ही अपनी लड़की देनी या फिर इनसे क्या ही संबंध जोड़ने। तो वो चीज़ ऐसी ही नहीं होनी चाहिए कि लंबे समय तक, एक अरसे तक केस चल रहा हो, सबकी निगाह में आ रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हिंदुस्तान में हम लोग ना इस सोशली डिज़ायरेबल वाले एलिमेंट को नहीं हटा सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी अगर ये कहे कि समाज से और सामाजिक व्यवस्था से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक या बहुत ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ से वंचित नहीं रह सकते। या तो फिर आप जाके हिमालय में जाकर मेडिटेशन करो, यहाँ पर इतनी भसड़ है और इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोगों से इन्फ्लुएंस या फिर लोगों के बीच में रहकर उनकी बातें, मैं जनरल इंसान की बात कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो और उसका जीवन उनसे प्रभावित होते ही होते हैं। ऐसा ना हो, समाज के अंदर जो भी चीज़ है वो इज़्ज़त के साथ सॉल्व हो जाए, कुछ सड़क पे नंगा नाच ना हो, तो सोशली डिज़ायरेबल रिजल्ट जो है वो निकल कर आने चाहिए। एंड देयर शुड बी एडरेंस टू द स्ट्रिक्ट एंड रिजिड रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड एविडेंस। ठीक है, इस चीज़ को एलिमिनेट करना है हमें यहाँ पर, यानी कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर सेटलमेंट और कंसिलिएशन हो जानी चाहिए। जो आईपीसी की, सीआरपीसी की धाराएं हैं, जो कानूनी व्यवस्था है, या फिर न्यायालयों में जाकर, कोर्ट्स में जाकर जो जुडिशरी में इतनी ज़्यादा जो लंबा प्रोसीजर है कि वकीलों को हायर करना, फिर पूरा का पूरा ऑर्डर प्रिपेयर करना, इस तरीके की झंझट और मगजमारी ना हो, इसको एलिमिनेट करना भी मकसद है। तो फैमिली कोर्ट्स को इस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश करा गया था। उसके बाद बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेरियस एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशंस या फिर संस्था आई हों और उन्होंने सरकार को अर्ज करा हो तो इसकी वजह से फैमिली कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो गए। हम तो अलग अलग रीजंस पढ़ रहे हैं, प्रोमिनेंट रीजंस पढ़ रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है, लॉ कमीशन ने अपनी 59th रिपोर्ट में, यानी कि ये जो फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश हुए थे वो 1984 में हुए थे, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत 1984 के तहत। लॉ कमीशन ने 10 साल पहले अपनी एक रिपोर्ट
59th रिपोर्ट के अंदर, और मैंने आपको लॉ कमीशन की रेलेवेंस बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आपको वो रिपोर्ट नंबर याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन ने बेसिकली बोला क्या। 10 साल पहले 1974 में जब से ये जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट आता है, इससे पहले इस एक्ट में लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने ये बोला कि स्ट्रेस दिया इस बात पर अपनी रिपोर्ट में डैट देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू डील विद द डिस्प्यूट्स विच आर कंसर्न विद द फैमिली, और ऐसे मामलों में कोर्ट को एक ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए जो कि रेडिकली डिफरेंट हो फ्रॉम दैट अडॉप्टेड बाय द ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग्स, उससे थोड़ी सी अलग हो, उससे थोड़ी सी अलग हटकर हो, ठीक है। एंड इट शुड मेक अ रीजनेबल एफर्ट्स, ताकि जब ट्रायल अगर लॉ कोर्ट्स में शुरू होने वाला हो ना, उससे पहले ही इस प्रकार के मुद्दे जो हैं उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकल कर आ जाए। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसको 1976 में अमेंड करा गया लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद। 1974 में रिपोर्ट आती है, 2 साल के बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को अमेंड करा गया, और इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर एक स्पेशल प्रोसीजर जो था वो इनकलकेट करा गया, अडॉप्ट करा गया इन सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू मैटर्स कंसर्न विद द फैमिली के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर स्पेसिफिकली देयर विल बी अ डेडिकेटेड चैप्टर, डेडिकेटेड प्रोविजन के पारिवारिक जो मुद्दे हैं जो कि एक जीवन को या 2-4 जीवनों को हार्म कर रहे हैं किसी प्रकार से, या फिर लोगों की आपसी सहमति नहीं बन रही, और वो शादीशुदा जो है कपल्स भी हो सकते हैं, या फिर जनरली प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर विवाद चल रहा है भाइयों के बीच में, या फिर बंटवारे को लेकर, किसी ज़मीन को लेकर कुछ भी है, कुल मिलाकर वो पारिवारिक मुद्दे हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड चैप्टर, डेडिकेटेड प्रोविजन डाली गई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। अब देखो तीसरा रीज़न कि फैमिली कोर्ट क्यों है। अब क्या है, राइटर यहाँ पर ये बोलता है, या फिर एक जर्नल जो डिबेट उठी थी 1970s और 1980s के एरा में, वो ये थी, नॉट मच यूज हैज़ बीन मेड बाय द कोर्ट्स, ये कंसिलेटरी प्रोसीजर को अपनाने में। यानी कि कहने का मतलब ये है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये कहा 1970, 1970 और 1980 के दशक में कि जो जुडिशरी को जो बोला जाता है कि भाई कंसिलेटरी वे में, कंसिलेटरी प्रोसीजर को अपनाकर आमने सामने पार्टीज़ को बिठाकर बात करवा लो, ये चीज़ ना कोर्ट ने अच्छे से इम्प्लीमेंट करी नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट को ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी बर्डनड है, एंड ये तो पेटी इश्यूज होते हैं। कोर्ट के पास और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हमारे देश को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उन पर सुनवाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके चक्कर में क्या होता है, ये जो मैरिज और फैमिली इश्यूज होते हैं इनकी तारीख पे तारीख लगती रहती है, एंड छोटे से छोटा डाइवोर्स जो केस है उस दशक में अगर मैं आपको बताऊं, या उससे पहले मैं आपको बताऊं, उसको कभी कभार हो सकता है कि हाफ डिकेड लग जाए, 5-5, 7.5 साल लग जाए, या बंटवारे को लेकर या कोई भी विवाद है अगर ऐसे करके। तो इंसान तब तक रोटी की व्यवस्था अपनी कैसे करे। किसी ने घर ही कब्जा कर लिया, मान लो किसी के ताऊ जी ने, किसी के चाचा ने फ्रॉड कुछ भी करके अपनी पूरी की पूरी ज़मीन हड़प लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया है, तो बाकी जो परिवार के जो लोग हैं जिनके हाथों से ज़मीन चली गई है, वो 5.5, 7 साल के लिए, वो 7 सालों के लिए वो रोटी का इंतज़ाम कैसे करेंगे, घर परिवार को कैसे पालेंगे। अब यहाँ पर जो कोर्ट है, दे कंटिन्यू टू डील विद द फैमिली डिस्प्यूट्स से सिमिलर उसी मैनर के अंदर जैसे वो दूसरे सिविल मैटर्स को देखते हैं, ठीक है। और सेम एडवर्सरी अप्रोच वहाँ पर प्रिवेल करती है कि वही आप अप्रोच करो उनको, एंड आपकी तारीख बढ़ जाएगी, पता चला जनवरी में एक तारीख लग रही है, अगली तारीख जाकर नवंबर में लगी, जुलाई में जाकर लगी, 6 महीने ऐसे करते करते 3 से 4.5 साल बंदे की ज़िंदगी के निकल गए। तो ये एक नीड फील हुई थी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने भी बोला था, लॉ कमीशन ने भी बोला था, एंड कि इट इज़ इन द पब्लिक इंटरेस्ट कि फैमिली कोर्ट्स को हमें इस्टेब्लिश करना है ताकि स्पीडी सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स हो सके, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस क्या हैं फैमिली कोर्ट्स के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2015-16 में हाईलाइट्स करे थे ये वाले कि इसके ऑब्जेक्टिव्स और रीजंस क्या हैं, ये कि फैमिली कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं। सबसे पहले तो पारिवारिक मुद्दों को देखने के लिए, लाइक मैरिज एक्सेट्रा या जनरल फैमिली डिस्प्यूट्स, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होना चाहिए जो कि एक्सक्लूसिव तरीके से
सिर्फ इन्हीं मुद्दों को देखे, इनके साथ ही डील करें, ठीक है। एंड इनके पास एक नेसेसरी एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए कि इन केसेस के साथ सिर्फ डील नहीं करना है, एक्सपीडिशियसली डील करना है, यानी कि जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपीडिशियस डिस्पोजल है, कुछ मतलब नहीं होता, एक्सपीडिशियस का मतलब होता है फास्ट, आप फास्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। फास्ट डिस्पोजल ऑफ द केसेस, दे आर द टू मेन फैक्टर्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कोर्ट। एक्सपर्टाइज और जल्दी जल्दी ये जो है, जो केस हैं वो निपटे, ये दो मेन फैक्टर्स थे, दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, जिसकी वजह से फैमिली कोर्ट का आइडिया जो है वो आता है। उसके बाद एक ऐसा मैकेनिज्म लेकर आना जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, फैमिली रिलेशंस से रिलेटेड, उनका कंसीलिएशन हो सके। घुमा फिरा के वो एक ही बात कह रहा है, ये तो लॉ कमीशन, ये सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपनी रिपोर्ट के अंदर कही है। और लोगों को एक इनएक्सपेंसिव रेमेडी दिया जाए। जैसे एक बात बताओ यार, एक मेल को और फीमेल को एक दूसरे से डाइवोर्स करना है, जर्नली अगर मैं हिंदुस्तान की व्यवस्था बताऊं, ये एक वर्किंग मेल है एंड अभी तक शी वॉज अ हाउस वाइफ। सिनेरियो और टिपिकल कर दूं, रूरल लाइफ में ये रह रही है, और टिपिकल कर दूं, सोसाइटी वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स है। अब यहाँ पर ये अगर इसको इंसाफ चाहिए या कुछ भी चाहिए, इसको हर्जाना चाहिए, कुल मिलाकर कोर्ट तक तो अपनी बात रखनी पड़ेगी ना इस फीमेल को, लेकिन कैसे? पैसे बहुत देने पड़ेंगे वकीलों वगैरह को, वो लाएगी कहाँ से ये? तो ये एक इनएक्सपेंसिव रेमेडी है, जल्दी जल्दी केसेस का निपटारा हो जाएगा एंड फैमिली कोर्ट्स इसी पर्पज से डील जो है करते हैं। उसके बाद टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, फॉर्मल नहीं होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ फ्रेंडली वे, आपस में बिठाकर दोनों की काउंसलिंग करनी है इन ऑर्डर टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। बात यहाँ पर सिर्फ डाइवोर्स की और मैरिज रिलेशंस की नहीं है, मतलब काउंसलिंग तो एक घर परिवार में आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, चाचा ताऊ जी लड़ रहे हैं, तो उनकी नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल, कि वो लोग एक ही जड़ से बिलोंग करते हैं और वो करते हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं एंड प्रॉपर्टी को लेकर बेफालतू के अंदर लड़े जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। अब फीचर्स क्या है? फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत जो फैमिली कोर्ट्स हैं, इनको सेटअप करने के पीछे कुछ फीचर्स थे जो कि इस एक्ट में भी बता रखे थे। वो नंबर 1, ये एक्ट कहता है, इस एक्ट ने बेसिकली बोला, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स। कौन सेटअप करेगा, ये है क्वेश्चन हमारे काम का। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकारें इनको सेटअप करेंगी, ठीक है। किसके साथ कंसल्ट करके? इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट्स, ठीक है। दूसरा, इस एक्ट, ये सारी बातें इस एक्ट में बोली गई हैं 84 के एक्ट में, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984। स्टेट गवर्नमेंट के लिए इस एक्ट के अंतर्गत एक चीज़ है, एक प्रोविजन डाली गई कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, राज्य की सरकारों के लिए ये चीज़ ऑब्लिगेटरी कर दी गई, अनिवार्य बना दिया गया, इसको मस्ट बना दिया गया कि दे नीड टू सेट अप अ फैमिली कोर्ट। कंडीशन देख लो, इन एवरी सिटी और इन एवरी टाउन जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा हो। एंड 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख से ज़्यादा हो, 10 लाख ना हो, कीवर्ड एक्सीडिंग। इन्हीं जज्बातों के साथ खेलेगा यूपीएससी, ये वर्ड खा जाएगा, ये वर्ड खा जाएगा। देते रहेंगे इंस्टीट्यूट्स वाले एनालिसिस अपनी, ठीक है। ध्यान से गौर से पढ़ना होता है इन सब चीज़ों को, ये कैजुअल नहीं है, ये एक्सीडिंग वर्ड सबसे प्रोमिनेंट वर्ड है इस पूरी लाइन के अंदर। उसके बाद इट एनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी का? इट एनेबल्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू सेट अप फैमिली कोर्ट्स इन अदर एरियाज टू, अगर राज्य की सरकारों को अगर ठीक लगे। अब आप कहोगे ये थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट अलग अलग क्यों लिखा हुआ है इस एक्ट के अंदर? वो इसलिए, बड़े सारे जो एरियाज होते हैं, एरियाज नहीं सॉरी, बड़े सारे जो राज्य हैं अर्पित, उनमें जंगल का हिस्सा भी काफ़ी ज़्यादा होता है,
लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये देखा गया कि जंगल कट कट के एग्रीकल्चर लैंड बन रहे हैं, एंड जो अभी तक लोग जो दूर थे शहरी ज़िंदगी से, अब वो थोड़ा थोड़ा सा पास आ रहे हैं, घुल मिल रहे हैं। एंड उनके जो मुद्दे हैं अब सेटअप करने के लिए, कुछ कुछ आपने एक टर्म सुना है अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच में एक ना ये, चलो मैं इजी वे में अगर कह दूँ, ये सेमी अर्बन एरिया सुना है आपने, और इसी के साथ एक वर्ड होता है सेमी रूरल एरियाज़ भी होते हैं। दोनों में बात यही है, दोनों ना पूरी तरीके से शहर है ना पूरी तरीके से गाँव है ना। अब यहाँ पर अगर, और हर एक राज्य के अंदर तो ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर अगर राज्य की सरकारों को लगता है कि फैमिली कोर्ट्स सिटी और टाउन के अलावा कहीं और भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर सिटी और टाउन कम है, जो ज़िले हैं या जो तहसील हैं, ये नगर पालिका है, नगर पंचायत हैं, ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेटअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा राज्य की सरकारों को ठीक लगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कल को कि एज पर द फैमिली कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1984 स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू सेटअप फैमिली कोर्ट्स एनीवेयर इन एनी गली मोहल्ला ऑफ द स्टेट एज दे कंसिडर इट नेसेसरी, ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? एनीवेयर, बिल्कुल ठीक है ना। अगर सिटी और टाउन के अंदर अगर एस्टैब्लिश करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसने थर्ड पॉइंट के अंदर इसकी एक लेवरेज भी दे दी कि अगर ये कंडीशन मीट ना हो रही और राज्य की सरकार कहीं और एस्टैब्लिश करना चाहे तो क्या 10 लाख वाले पैरामीटर को ना देखते हुए मैं थोड़ा सा ब्रीच करके एस्टैब्लिश कर सकता हूँ फैमिली कोर्ट्स को, राज्य की सरकार अगर के परस्पेक्टिव से बात करूँ मैं तो। मैं बीइंग अ सीएम और अपने मंत्रिमंडल के साथ डिस्कस करके कि भैया वहाँ पर इश्यूज़ बहुत हैं, पारिवारिक मुद्दे और ऐसा, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी बहुत है और ज़मीन को लेकर डेली विवाद हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, परिवार एक दूसरे की जान लेने में तुले हुए हैं। ये मुद्दा मेरे पास आया बीइंग अ सीएम, मेरे मंत्रिमंडल मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 की इस प्रोविज़न को अगर तोड़ दूँ कि 10 लाख वाली चीज़ जो है और मैं कहीं और एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मैं यानी कि सिटी और टाउन के अलावा, तो ये क्या मैं 10 लाख वाले इस पैरामीटर को दूसरे किसी एरिया में अगर एस्टैब्लिश करना मैं ब्रीच कर सकता हूँ या फिर नज़रअंदाज कर सकता हूँ? ब्रीच तो नहीं कहूँगा, क्या मैं अगर इसको कंसिडरेशन में ना लूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्ट ने खुद भी इस जगह पर नहीं बोल रहा है। ये जो 10 लाख से ज़्यादा वाली बात कही है, कहाँ कही है? सिटी और टाउन के ऊपर। ठीक है, शार्प निगाह से देखना है आपको, एक एक शब्द में सारा का सारा राज छुपा होता है। इसलिए कहते हैं कि बस एक बार थोरो अंडरस्टैंडिंग, एक बार थोरो एनालिसिस कर लिया, उसके बाद प्रीलिम्स आपके सामने एक ऐसी शीट है जो कि आपका एक कार्ड है मेंस लिखने का, क्योंकि आंसर सामने ही है, आपको बस उसको पहचानना है कैसे भी करके। उसके बाद इस एक्ट में एक और चीज़ बोली गई, इट एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड्स विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द फैमिली कोर्ट्स। भाई इनकी भी तो कोई ना कोई पावर फंक्शंस एंड रेंज ऑफ पावर फंक्शंस होती होगी ना। आप तो वाकिफ हो ना ज्यूरिसडिक्शन वर्ड से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। Are you all familiar with the word of jurisdiction now? Powers and functions and the range of powers and functions of any body, it is known as jurisdiction, है ना। तो एक्सक्लूसिव तरीके से ये एक्ट ये बोलता है कि फैमिली कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन है वो किस किस मैटर में होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 5 स्टेटमेंट दिख रही है ना, इसको अपने दिमाग में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना लो। कल को अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बना ठकुराइन, ये 5 स्टेटमेंट यूपीएससी दे देगा, एंड इनमें से कोई एक वर्ड चेंज करके या एक, मतलब मान लो कोई 4 स्टेटमेंट दे रहा है और कहीं से कुछ और उठा ली, 5वीं स्टेटमेंट दे रहा है और तिगड़म करके वर्ड चेंज कर करके वही पेयरिंग 1 2 and 3 ओनली, 3 4 and 5 ओनली, ठीक है, 1 3 and 5 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, जो भी करके नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा करके जो भी बन सकती है पॉसिबिलिटीज़। अब इसकी आपको जुरिसडिक्शन पता होनी चाहिए कि फैमिली कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन कहाँ तक जाती है। और ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, इट विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज टू यू कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर हमने लोक अदालत के क्वेश्चन देखे, नालसा का हमने जो ये जो टॉपिक देखा लोक अदालत का, नालसा का टॉपिक देखा, फैमिली कोर्ट्स का हम जो टॉपिक देख रहे हैं, ये आराम से आपके जीएस पेपर 2 के अंदर मेंस में आ सकते हैं, प्लस आपके पीएसआईआर के अंदर भी आ सकते हैं। तो अगर आपका सवाल ये है कि हमारे पीएसआईआर की प्रिपरेशन सर कब स्टार्ट होगी ऑप्शनल की, वो बेटा ख़त्म भी होने वाली है कुछ सेक्शंस की, ठीक है। वो स्टार्ट तो बहुत पहले हो चुकी है, जिस दिन से आपने लक्ष्मीकांत को सुना है, समझा है, उस दिन आपका पीएसआईआर स्टार्ट हो जाता है। नंबर 1,
मैट्रिमोनियल रिलीफ। अगर ये जो औरत है, कहाँ गई, ये अगर माँ है, ये हर्जाना मांग सकती है ना अपने पति से, एटलीस्ट कोर्ट जाकर ये कर सकती है ना कि मैं अभी कमाती नहीं हूँ, मुझे ये छोड़ रहे हैं मुझे और मुझे पैसे चाहिए। ऐसे ही केस आया था शाहबानो केस, ठीक है। ट्रिपल तलाक का नाम तो सुना ही होगा। किसी एक मर्द ने, मुसलमान मर्द ने अगर अपनी बीवी को 3 बार बोल दिया तलाक है तलाक है तलाक है, तो उसको छोड़ के जाना पड़ता था। अभी क्या है ट्रिपल तलाक की स्थिति, वैलिड है कि इनवैलिड है? वैलिड है ट्रिपल तलाक। किसने बोला इनवैलिड है? नहीं, ट्रिपल तलाक इनवैलिड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अनुसार, ठीक है। आप ऐसे बोल के 3 बार या कोई तलाक बोलकर आप अपनी पत्नी को ऐसे नहीं बेच सकते, क्योंकि उसका प्रोसीजर भी फिर काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। कैसे? मतलब ठीक है यार, बंद कमरे के अंदर मजाक में, हंसी मजाक में तो कुछ भी बोलो, लेकिन जहाँ बात प्रॉपर तरीके से, अगर सच में अगर ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो अगर मर्द का गुस्सा अगर शांत हो गया तो वो एकदम से उसको वापस नहीं ला सकता कि ठीक है यार मैं तो मजाक कर रहा था, क्यों गुस्सा हो रही हो, वापस आ जाओ। उसको पहले किसी और मर्द के पास जाके उससे शादी करनी पड़ेगी। कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है, दोनों साइड बोलेंगे। उसके बाद जो नए मर्द से शादी करी है तलाक है तलाक है तलाक है, और ये बोलेगी कबूल है कबूल है कबूल है। उसके बाद ये वापस यहाँ पर आएगी, फिर ये बोलेगा कबूल है कबूल है कबूल है, फिर ये बोलेगी कबूल है कबूल है कबूल है। ये होता है ट्रिपल तलाक का पूरा मुद्दा। अगर वापस लाना है आपको अपनी वाइफ को, तो ये जो शरिया लॉ के तहत, ये जो, हाँ, शरिया लॉ के तहत जो पूरा का पूरा ये जो मुद्दा है, जो कि साइकिल मैंने आपको बताई, ये ऐसे चलती है। ऐसे एक केस आया था शाहबानो केस। पति ने इसकी छोड़ दिया था इसको और शाहबानो को, और इन्होंने कोर्ट से हर्जाना मांगा था, एंड पति को हर महीने कुछ पैसे इनको देने पड़ते थे इनके। ये है मैट्रिमोनियल रिलीफ, ठीक है। यहाँ पर ना ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है डाइवोर्सी विमेन रिलीफ, मैट्रिमोनियल रिलीफ क्यों लिखा हुआ है? वो औरत अगर बच्चों की माँ हो तो कोर्ट थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा संज्ञान में लेगा इफ़ यू आर क्लेमिंग सम अमाउंट फ्रॉम योर एक्स हस्बैंड, ओके। एंड एक और बात है, आप नहीं कमा रहे हो तो, आप बिजनेस वुमेन हो, आप सिविल सर्वेंट हो, आप IAFS ऑफिसर हो, वो 2 बच्चों की माँ हो, और फिर आप कहो कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए महीने के, मेरे बच्चों के शौक ही ऐसे हैं, हर हफ्ते एक नए कलर का आईफोन लेकर आते हैं, तो कोर्ट पता चला आपको ये उम्र कैद की सज़ा सुना दे, ठीक है। इंक्लूडिंग नलिटी ऑफ मैरिज, यानी कि अब दोनों पार्टीज कह रही कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना, लेट्स टर्मिनेट आवर मैरिज, ऐसा मुद्दा। जुडिशल सेपरेशन, ठीक है, डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंजुगल राइट्स? सुना है कभी इसके बारे में? UPSC में ये स्टेटमेंट आई थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में साल 2020 या 21 के अंदर। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मैरिज और द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैरिड कपल, यानी कि आपके कुछ अधिकार बनते होंगे, राइट्स स्पेशली टू सेक्सुअल रिलेशंस रिगार्डेड एज एक्सरसाइजेबल इन लॉ बाय पार्टनर्स इन अ मैरिज। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? ये ऐसे एक्सरसाइज ना करके देखा करो। सबसे पहले मैं आपको रेस्टिट्यूशन का मतलब बताता हूँ। अरे यार, रिस्टोरेशन ऑफ समथिंग। अगर मैरिज बेफालतू के ग्राउंड्स पे नलीफाई हो रही है तो वाई नॉट टू रेस्टिट्यूट सच राइट्स। अच्छा, अब इसका मतलब ना कभी कभार बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। जैसे आप ये खुद देखो, मैं इसलिए आपको गूगल पे लेकर आया, आप इसकी एक बारी इंटरप्रिटेशन देखो। एक सेकंड,
यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ईदर द हस्बैंड और द वाइफ विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूजेस विड्रॉज फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, एग्रीव्ड पार्टी में अप्रोच द कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ लीव्स द हस्बैंड विदाउट अ रीजनेबल एक्सक्यूज इवन दो दे आर मैरिड लीगली। मैं मैरिड हूं फॉर एग्जाम्पल, बचपन में वो जोक तो सुना ही होगा कि सोए इस घर पर उठे पड़ोसन के घर पे। शादीशुदा पर्सन अगर ऐसा करे तो सामने वाला साइकोलॉजिकली हर्ट हो रहा है। हम कैसे देख सकते हैं कि पर्सन हमें टाइम नहीं दे रहा, या फिर दूसरों के साथ वो जितना हंसी खुशी से बात कर रहा है, तो जो मैं हूँ बीइंग अ हस्बैंड और अ वाइफ किसी भी केस के अंदर, तो पर्सन ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि वो जितना हंसी खुशी दूसरों के साथ रचा रहा है, तो मैं ऐसी क्या कमी छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। दिस इज अ टॉर्चर। अब यहाँ पर एक कैविएट है, क्या, अगर आपने मूवी देखी हो पति पत्नी और वो, कार्तिक आर्यन की एंड अनन्या पांडे, उसके अंदर ये जितने भी ये हैं, तो उसके अंदर वो जब उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जाता है तो वो कहता है कि मेरी जो बीवी है वो डोगा के साथ भाग गई। तो पुलिस वाला कहता है, डोगा एक पर्सन होता है उसके अंदर, कहती है मेरी बीवी जो है वो डोगा के साथ भाग गई, कार्तिक आर्यन कहता है। पुलिस वाला कहता है अपनी मर्जी से भागी है, तो कहता है हाँ। तो कहता है कोई बात नहीं, एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनी मोर। पहले अगर आपका हस्बैंड या वाइफ दूसरों के साथ सेक्सुअल रिलेशन रचा रहा हो ना, तो आप उसकी जाके कंप्लेंट कर सकते थे। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। किसी की बीवी मेरे साथ फिजिकल होना चाहती है, मैं बीइंग अ मैरिड मैन किसी और के साथ फिजिकल होना चाहता हूँ, मेरी बीवी ने मुझे किसी के साथ सेक्स करते हुए पकड़ लिया, किसी के हस्बैंड ने अपनी बीवी को मेरे साथ सेक्स करते हुए पकड़ लिया, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इस केस के अंदर, ना मेरा ना उस बंदी का। पहले कर सकता था। इस चीज को कहते हैं, ध्यान से सुनना, इस चीज को कहते हैं एडल्ट्री। चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, स्पेशली कि वैसी चीटिंग नहीं है कि नोना शोना बाबू जादू टोना करना, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेक्स हो रहा है, क्योंकि इससे बड़ा तो मुद्दा हो ही नहीं सकता ना मैरिज को टूटने का। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा इससे बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता मैरिज को टूटने का। अब ना एडल्ट्री के बेसिस पे आप जाके कंप्लेंट तो नहीं कर सकते, एडल्ट्री कैन बी अ ग्राउंड जिसके बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हो, कि मेरे पति या बीवी के शारीरिक संबंध हैं किसी और के साथ, मुझे अब इससे घिन आती है, मुझे नहीं रहना इसके साथ, गिव मी अ डाइवोर्स एंड दिस इज अ वैलिड ग्राउंड एज पर माई ऑब्जर्वेशन, एज पर माई साइकोलॉजी, एज पर माई ग्राउंड्स। ये आप जाके कोर्ट में पेश कर सकते हो। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का ये मतलब है कि आप जाकर देखो अपनी शादीशुदा जिंदगी को जैसे बेसिकली एक प्रकार से बचाना चाह रहे हो, एक तो ये उससे रिलेटेड है। एक और चीज़ होती है, क्या कहते हैं उसको कहते हैं मैरिज के अंदर ड्रॉट के ग्राउंड पे भी आपको डाइवोर्स मिल जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने लीगल स्टडीज़ की बुक 11th-12th की पढ़ रखी है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि मेरे इनको कहाँ से नॉलेज और हमें कहाँ से मिलेगी। ये लीगल स्टडीज़ के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये वाली बातें हैं, ठीक है। जो ड्रॉट है ना, ड्रॉट के अंदर ऐसा होता है, यार मैं ना उखड़ा घूम रहा हूँ अपनी बीवी से, कपल्स हैं, शादी हुई है, तो ऑब्वियस ही बात है सेम कमरा शेयर कर रहे हैं तो सेक्स करने का मन तो कभी ना कभी करेगा ही। मेरी वाइफ का बड़ा मन है मेरे साथ फिजिकल होने का, लेकिन मैं ना उखड़ा घूम रहा हूँ। एंड आप वाइसी वर्सा केस भी कर सकते हो कि वो उखड़ी घूम रही है, मुझे अपने पास नहीं आने दे रही है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हफ्ते हो गए, महीना हो गया, मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मुझे मनाने की कोशिश कर रही है या जो भी है, लेकिन कैसे भी करके एक फिजिकल इंटीमेसी हो ही नहीं रही है। ठीक है, 6 महीने हो गए एंड मुझे लगा कि शायद से इसको फ़र्क पड़ेगा, क्या कहते हैं कि मैं कहीं और अफेयर तो नहीं चलाने लगा, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं हो गया, या फिर जब मैं उससे बात कर रहा हूँ या वो मुझसे बात कर रही है कि लेट्स हैव अ बेबी, तो
अगेन मैं उखड़ा उखड़ा घूम रहा हूँ, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं कि नहीं मेरे पास मत आया करो, मेरे को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, अगर ऐसे बीतते बिताते शादी को 3 से 5 साल हो जाएं और दोनों स्पाउस के बीच में सेक्स नहीं हुआ है, दिस कैन बी अ रीज़न, एक ग्राउंड बनता है लीगल टर्म्स में, इसको कहते हैं ड्रॉट, कि मेरा सेक्स करने का मन होता है अपनी बीवी के साथ, बीवी कहेगी कि मेरा सेक्स करने का मन होता है अपने हस्बैंड के साथ, जो भी केस है, कोई एक जन पास नहीं आने दे रहा, एंड दिस कैन बी अ ग्राउंड जिसके बेसिस पर आप डाइवोर्स ले सकते। ये भी अलाउ है कानूनी प्रक्रिया के अंदर, ड्रॉट, कि यार हमें फिजिकल होना है, अब हम कहाँ बाहर थोड़ी ना मुंह मारने जाएंगे कुछ भी करके, और हमारी एक शादी है और मैं एक जेन्युइन तरीके से फिजिकल होना चाह रहा हूँ, या वो क्या मैं चाह रही हूँ एंड नहीं आने दे रही है मुझे पास, तो शायद से अब हमारे बीच में जो हीट है वो ख़त्म हो चुकी है, लेट्स डिसॉल्व दिस मैरिज। तो कोर्ट पूछता भी है कभी कभार के सामने वाले पर्सन से कि आर यू अ लेस्बियन, आर यू अ गे, जो भी मतलब जो पर्सन की दिक्कत होती है, मतलब बैठ के ऐसा बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब कि क्या है बात, ऐसा क्यों है, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप गे थे और आपकी शादी हो गई, या फिर आप लेस्बियन हो तो इस वजह से, ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि कोर्ट इन चीज़ों को संज्ञान में लेता है, तब ये बातें निकल कर आती हैं। और ये या फिर ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि पर्सन गे या फिर लेस्बियन हो, कभी कभार पर्सन के कुछ स्पिरिचुअलिज्म में बताऊं तो कुछ चक्रा साइलेंट हो जाते हैं, कभी कभार पर्सन की शादी कुछ ऐसी हालातों में करवा दी जाती है कि जिससे उसने सब कुछ दे रखा था, इतने सारे साल स्पेंड कर रखे थे, उसके साथ नहीं हुए, अब पर्सन को लगता है दोबारा वो प्रोसीजर इतना पूरा का पूरा कैसे निपटाओ, घर वालों के बोलने से मैंने शादी तो कर ली है लेकिन आई डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। जैसे एक दिन का ड्रॉट ना कियारा आडवाणी ने दिखाया था कबीर सिंह की मूवी के अंदर, जब वो मिलती है कबीर को एंड के सीन में, तो वो कहती है कि मैंने उसको शादी वाली रात ना अपना बेड टच करने दिया, ना अपने कपड़े टच करने दिए, ना अपनी कोई भी ज्वेलरी टच करने दी। वो बोलती है क्योंकि कबीर के मन में डाउट होता है शायद से सौगरात बनाकर आ चुकी है ये और उसका बेबी है दूसरे हस्बैंड का, लेकिन वो कहती है कि मैंने उसको टच ही नहीं करने दिया। अगले दिन ही मैं वापस आ गए थे कि शादी तो घर वालों ने ज़बरदस्ती से करवा दी, मैं वो वाले राइट जो मैंने तुम्हें दिए थे वो किसी और को तो नहीं दे सकती। ये पूरा का पूरा मुद्दा है कंजुगल राइट्स का, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर है लीगल स्टडीज़ की बुक में, एंड मैंने कॉलेज के दिनों में थोड़ा सा फितूर जगह था कि लॉ ऑप्शनल ले सकता हूँ क्या मैं, तो मैंने उसके अंदर भी पढ़ रखा है, तो मैंने आपको समझा दिया। और किस्मत की बात है कि वो ये टॉपिक यहाँ पर आके फंस गया। ठीक है, आगे समझ में आया सबको? एडल्ट्री, ड्रॉट, कंजुगल राइट्स एंड रेस्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ बताओ, ये सारे केसेस समझ में आए जो मैंने बोले? अब तो नहीं भूलोगे आज के बाद इन्हें। एंड ये वैलिड ग्राउंड्स हैं, मैंने आपको यहाँ पर कोई हंसी मजाक के केस के अंदर नहीं बताया, ये वैलिड ग्राउंड्स हैं ये। ठीक है, यकीन ना हो तो अपने स्पाउस अपने कपल को सेक्स ना देकर देख लेना 2 साल के लिए, पता लग जाएगा। फिर बोल रहा मैं तो बेबी टेस्ट कर रहा था कि जो मैंने पढ़ा था यूपीएससी की तैयारी में। उसके बाद डेक्लेरेशन एज टू द वैलिडिटी ऑफ मैरिज और एज टू द मैट्रिमोनियल स्टेटस ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, मतलब मैरिज कितनी वैलिड है कितनी नहीं है। अब ये मैरिज कितनी वैलिड है कितनी नहीं है, ये ऐसे ग्राउंड्स पे भी हो सकता है कि जैसे ये जो मैटर है ना, ये मुद्दा कैसे आ सकता है, आप कहोगे ये तो वही चीज़ है सर जो आपने समझाई है, ये ऐसे भी हो सकता है। मेरी बीवी या फिर मैं, हम दोनों अलग लोकेशन में रहते हैं एंड बहुत टाइम तक हमारा संपर्क नहीं है, एंड उसको ये पता लगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, एंड उसने जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कोर्ट के अंदर, एंड उसने मुझे घसीट लिया कोर्ट तक। ये एक ऐसा मुद्दा है कि मैं कोर्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, सर कॉन्टेक्ट ही कहें, किस बात की बीवी, किस बात की बीवी? जब से इसने मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेला था, 7 फेरे लिए थे, होली का गुलाल लगाया था सिंदूर के नाम पे, उसके बाद तो मिली नहीं मुझे। ये भी एक डिक्लेरेशन ग्राउंड बनता है वैलिडिटी ऑफ मैरिज का। मैरिड यहाँ पर इस केस के अंदर कितनी वैलिड है, तो वो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि मोहतरमा बताइए ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो इसके बेसिस पर आप क्या बोल सकते हैं कि आपका मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या है क्या नहीं है। अच्छा, कई बार ना शादी.com वगैरह की साइट्स पे आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर्सन सिंपली तरीके से मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी देखो डरपोक आदमी तो होता ही है, उसको लगता है मैं नहीं बताऊंगा सच से बातें तो समाज वाले बता देंगे और कल को पता लगा तो तशरीफ मारी जाएगी, तो वो स्पेसिफिकली लिख देते हैं वी आर डाइवोर्सी,
एंड हम दूसरी शादी का जो है वो प्लान बना रहे हैं, ये है वो, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउसेस और ईदर और डैम, अगर इसका मुद्दा है, अब कोई बंदी है, उसने शादी सिर्फ इस बंदे से, किसी बंदे से इसलिए कर रखी थी ताकि वो 50% जो प्रॉपर्टी है वो क्लेम कर सकें कि मेरे को भी शेयर मिलना चाहिए, कुछ भी मिलना चाहिए। एंड यहाँ पर भी मैट्रिमोनियल रिलीफ से ये वाली चीज़ हो सकती है कि ये मुझे छोड़ रहे हैं दूसरी औरत के चक्कर में, और वो करके एक लेडी बोल सकती है, एंड प्रॉपर्टी में मैं भी इक्वल हकदार होनी चाहिए, तो इस वजह से देयर शुड बी अ शेयर इन द प्रॉपर्टी। उसके बाद डेक्लेरेशन एज टू द लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये तो अभी तक हम शादी की बात कर रहे थे, ये जो लेजिटिमेसी वाला पॉइंट है ना, फैमिली कोर्ट से याद रखना, हर एक मुद्दा शादी का नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये पारिवारिक मुद्दों से रिलेटेड है। लेजिटिमेसी ऑफ एनी पर्सन, यानी कि जो बंटवारे की बात हो रही है ज़मीन की, तो अगर कोई क्लेम कर रहा है और मैंने कोर्ट में जाकर ये केस कर रखा है, ये हमारे परिवार का है नहीं, या फिर ये कैसे क्लेम कर सकता है, ये तो डीएनए है, डैडीज नाजायज औलाद, ये वो है लेजिटिमेसी देखने का ग्राउंड, कि कोई आपका सौतेला भाई या सौतेली बहन हो या कुछ भी ऐसा मुद्दा हो, या चचेरी बहन या जो भी करके वो क्लेम कर रहे हो आपकी प्रॉपर्टी, एंड आपको लगे कि नहीं यार सगे लोगों के अंदर ये प्रॉपर्टी डिवाइड होनी चाहिए, ये कहाँ से चला आ रहा है, तो आप जो ऐसा केस कोर्ट के अंदर जाता है ना, तो ये लेजिटिमेसी ऑफ अ पर्सन का ग्राउंड बनता है कि जो वो क्लेम कर रहा है कि वो लेजिटिमेट क्लेम है कि नहीं है। उसके बाद गार्जियनशिप ऑफ अ पर्सन और द कस्टडी ऑफ अ माइनर, बच्चा अगर है, औरत कह रही है कि मेरे पास बच्चा है, मेरे बच्चे हैं और मुझे उनको पालना है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे मैट्रिमोनियल रिलीफ चाहिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए। अब हस्बैंड ने ये क्लेम कर दिया, दूसरा केस ये डाल दिया कि नहीं बच्चों को तो मैं रखूँगा। जो ऐसे केसेस हैं कि उनको संभालेगा कौन, ये ऐसा केस बन गया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, मैंने आपको बताया शाहबानो का केस के अंदर, बच्चों का केस मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये पेरेंट्स यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, कभी कभार कुछ नालायक औलादें, हरामखोर औलादें अपने माँ बाप को निकाल देती हैं, और सारे माँ बाप विक्टिम की तरह नहीं रहते, कुछ कुछ अपनी औलादों के खिलाफ फिर वो कोर्ट भी पहुँच जाते हैं, फिर वो अपना अधिकार मांगते हैं कि 50 साल 40 साल जो हमने तुम लोगों को ठूस के खिलाया, 30-32 साल, अब हमारे शरीर में इतनी जान नहीं रह गई है, हम कोर्ट से, न्यायालय से ये इंसाफ मांगना चाहते हैं कि ये नालायक हमें अब जब तक हम जीवित हैं ये हमें खर्चा पानी दे। उस केस के अंदर ये पेरेंट्स वाला केस बनता है, ठीक है। तो ये सब मुद्दे सुने होंगे आपने, आप रिलेट कर सकते होंगे, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो बस आप यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एंड पढ़ाई लिखाई वाले कंटेक्स्ट के अंदर आप जान रहे हो। उसके बाद मेन टॉपिक पे वापस आ जाऊँ, हम पढ़ रहे थे कुछ सेलिएंट फीचर्स फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के। ये वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा फैमिली कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड पढ़ा, ठीक है। अगला मेन पॉइंट, इस फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 ने ऑब्लिगेटरी बनाया ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली कोर्ट कि वो ऐसे प्रयास करे पहली इंस्टेंस के अंदर कि जैसे जो पार्टीज आ रखी हैं उनका रिकन्सिलिएशन हो जाए या सेटलमेंट हो जाए फटाफट। इस स्टेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल माहौल रखो, एंड देयर शुड बी रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर विच शुड नॉट अप्लाई, सॉरी, रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर शुड नॉट अप्लाई, देयर शुड नॉट बी एनी रिजिड रूल्स ऑफ प्रोसीजर, वही वाली बात जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी। उसके बाद यहाँ पर होता कौन है, ये बातें समझाने के लिए, इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए, क्या काला कोट पहन के कोई जज या वकील बैठे रहते हैं, कौन होता नहीं। बेसिकली दे आर फ्रेंडली एसोसिएशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज, कुछ काउंसलर्स होते हैं स्पेशली आपकी कंसिलिएशन स्टेज के अंदर, एंड कुछ एंड देयर आर ऑल्सो टू सिक्योर द सर्विस ऑफ द मेडिकल एंड द वेलफेयर एक्सपर्ट्स, अगर आपको लगे तो ये देखने के लिए कि पर्सन जो अगर कुछ भी चीज़ क्लेम कर रहा है तो वो गुस्से वाला पर्सन तो नहीं है। जैसे कहीं लेडीज़ पहुंच गई कि हमारा जो पति काफ़ी जालिम है, बेल्ट क्या कहते हैं, दारू पीने के बाद बेल्टों से मारता है, ऐसा कुछ करता है, तो यहाँ पर मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जा सकता है देखने के लिए, जानने के लिए, टेस्ट करने के लिए, मेंटल स्टेट को जानने के लिए, एग्रेशन को जानने के लिए। एनवाईसी वर्षा भी हो सकता है कि कोई पति पहुंच गया जिसकी पत्नी उसे दारू पी के मारती है। It provides that the parties to a dispute before a family court, they shall not be entitled as of right to be represented by the legal practitioner.
ये एक अच्छी चीज़ है। आपको अपने साथ कोई वकील लेकर नहीं आना है। इस फैमिली कोड एक्ट के अंदर ये बोल रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई वकील वगैरह लेकर आना है। हाउएवर कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो एक लीगल एक्सपर्ट की असिस्टेंस सीख कर सकते हैं एज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे बेसिकली एक आपका सपोर्टिंग हैंड होता है जब भी आप एक कोई कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। देखो, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर केस जाकर ऐसे नहीं समझा सके कि आप वहाँ पर रोना स्टार्ट हो जाओ, सर जी ऐसा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। कोर्ट की लैंग्वेज टेक्निकल होती है, उस आपकी सेम पूरी की पूरी रोना धोने को समझाने के लिए जो संविधानिक लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है। इसी को कहते हैं हम लोग एमिकस क्यूरे। ठीक है, एन इम्पार्शियल एडवाइजर टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन पर्टिकुलर केस। यही बताया श्रेया अभी मैंने, आपकी बातों को ब्रीफली समझा देगा कोर्ट को संवैधानिक लैंग्वेज के अंदर। अब आपसे कोर्ट ने कोई सवाल जवाब करा, वहां पर रोना स्टार्ट हो गए, जैसे रिश्तेदारों के सामने रोना स्टार्ट हो जाते विक्टिम बनकर कि पता नहीं सारे गम और सारा गमों का बोझ आपके ऊपर ही है। कोर्ट में ये सब ड्रामे नहीं चलते। उसके बाद फर्स्ट लाइन बेसिकली इसकी ये कहती है, यहाँ पर आपको अपने साथ कोई वकील लेकर आने की जरूरत नहीं है। यू शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी लीगल प्रैक्टिशनर। नॉर्मल जब आप कोर्ट जाते हो तो आपको आप नहीं जाते हो, आपका वकील जाता है सबसे पहले, वो प्रेजेंट करता है कि सर दिस इज माय क्लाइंट और ऐसा करके और ऐसा ऐसा का केस है, ये केस बनता है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, फर्जी मूवी देखी होगी भी रिसेंटली आपने। वो जो पुलिस वाला IPS ऑफिसर होता है माइकल, जब उसको डाइवोर्स चाहिए होता है, उसको वकील हायर करता है कि नहीं करता है? वो उसके लिए लीगल प्रैक्टिशनर होता है, एंड वो उसकी बीवी भी लेकर आती है अपने वकील को, जो लेडी वकील होती है, वो उसकी लीगल प्रैक्टिशनर होती है। ठीक है, उसके बाद और ध्यान से सुनना, अब आप कहोगे कि सर वो क्यों लेकर आए थे वहाँ पर? वो फैमिली कोर्ट नहीं था एक्चुअली, इसलिए लेकर आए होंगे, या फिर मूवी बनाने वालों को इतना ज्ञान नहीं होगा। इट सिंप्लीफाइज द रूल ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर एज टू एनेबल द फैमिली कोर्ट टू डील विद केस इफेक्टिवली, या टू डील विद एनी डिस्प्यूट इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। ठीक है, कि जो रूल्स हैं एविडेंस के, प्रोसीजर के, बहुत सिंप्लीफाई रखे जा सके। मतलब आपने देखा होगा कि ऊपर वो कह रहा था कि रूल्स वगैरह की कोई स्टेट प्रोविजन वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट है तो वो बहुत सिंपल तरीके से होनी चाहिए। उनके लिए कुछ ऐसा नहीं होनी चाहिए कि IPC इंडियन पीनल कोड की धाराएं या फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो लैंग्वेज है वो यूज़ हो, या फिर एक लंबा प्रोसीजर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली वन राइट ऑफ अपील। ध्यान से सुनना श्रेया, जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, सुबह वाले लेक्चर के अंदर जब हमने उसको पढ़ा था लोक अदालत को और परमानेंट लोक अदालत को, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं क्या उसके अगेंस्ट, उसकी रूलिंग के अगेंस्ट? नहीं जा सकते। हाई कोर्ट कहाँ जा सकते? उसका डिसीजन तो लीगल और बाइंडिंग होता है। नहीं, अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन आप वो देखेगा ना कि वो केस इज इट फिट फॉर अपील और नॉट। पहली बात तो वो जाने ही नहीं देगा अगर आप सेटिस्फाई नहीं भी हो तो। लेकिन फैमिली कोर्ट के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिफरेंस ये है, यहाँ पर देयर इज ओनली वन राइट ऑफ अपील। एंड कहाँ जा सकते हो आप इस फैमिली कोर्ट की अपील करने को? देखो तो कोर्ट भी सुन लो कौन सा है, ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है। हाँ, वहाँ पर हम दूसरे कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पर आप एटलीस्ट हाई कोर्ट आ सकते हो डायरेक्टली। वो ये डिफरेंस है। तो हर किसी का अलग स्ट्रक्चर है। मैंने जैसा कि बताया था ना चलिए उस लेक्चर के अंदर के, यहाँ पर कोई भी कहानी अपने मन से क्रिएट करने की कोशिश मत करना कि उधर ऐसा होता होगा तो दूसरी जगह भी ऐसा होता होगा। भाई सबके अलग अलग एक्ट है, सबका अलग अलग प्रोसीजर है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।